नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, खबर जहानाबाद से, जहां पर कैदी की मौत पर लोगों का हंगामा फूट पड़ा। देखिए, ये आक्रोश की तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं, जो NH 110 को नेहलपुर के पास लोगों ने जमकर कहर बरपाया है। औरंगाबाद के दाऊदनगर जेल में कैदी की मौत हो जाती है। रतनी प्रखंड के सरता गांव का रहने वाला ये मृतक बताया जा रहा है। और जाम हटाने के लिए जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस से ग्रामीण भिड़ जाते हैं। ये नाराजगी की तस्वीरें, आक्रोश की तस्वीरें, जिसमें लोगों ने कानून को अपनी हाथ में ले लिया। भागने के क्रम में एक महिला हवलदार की भी मौत हो गई है। ट्रक से टकराकर महिला हवलदार जो है कांति देवी, उनकी जान चली गई। रतनी प्रखंड के नेहलपुर के पास ये घटना हुई है, जहां पर लोगों ने पुलिस के वाहन में जमकर तोड़फोड़ की। यहां पर पुलिस वालों को दौड़ाया गया, खदेड़ा गया। इसी दौरान एक महिला कांस्टेबल की जान भी चली गई। तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर नाराज लोग जो हैं वो जाम लगाकर बैठे हुए थे। सरता गांव का रहने वाला मृतक, जिसकी मौत के बाद लोगों का ये गुस्सा जो है इस रूप में फूटकर सामने आया। और सहयोगी राघिव हसन हमारे साथ इस वक्त जानकारी के साथ जहानाबाद से जुड़ गए हैं। राघिव, फिलहाल क्या स्थिति है? क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें डरावनी है। किस तरीके से लोग जो हैं वो पुलिस वालों को यहाँ खदेड़ रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, और इसी क्रम में एक महिला कांस्टेबल की जान भी चली गई। वी भाई, ये 4 दिनों पुराना मामला है, जब वीरेंद्र मांझी की शराब बनाने को लेकर के गिरफ्तारी हुई थी। और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनको ये गिरफ्तारी के बाद फिर उनको मेडिकल कराने के बाद दाऊदनगर उपकारा भेज दिया जाता है। वहां पे आज जो है जैसी खबर पहुंची है ग्रामीणों को कि उनकी मौत हो गई है, इससे वो सभी लोग आक्रोशित हो गए। और घर के सभी महिला पुरुष जितनी संख्या में थे, वो सरता गांव के, क्योंकि वो सरता गांव के रहने वाले थे, ये सभी लोग NH 110 पर नेहालपुर के निकट आकर के जाम कर देते हैं। काफी देर तक जब जो स्थानीय अधिकारी हैं उनको समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी आक्रोश में थे उन लोग। कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। इस बीच जब पुलिस उन्हें वहां समझाने पहुंचती है तो उन पर हमला कर दिया जाता है। ईंट बरसाए जाते हैं, पत्थर बरसाए जाते हैं और लाठी डंडों से पुलिस पर हमला कर दिया जाता है। तकरीबन आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को चोटें भी लगी हैं। इस बीच जो है 2 पुलिसकर्मियों को उन्होंने पकड़ लिया और पकड़कर उनकी पिटाई करने लगी, जिसको लेकर के पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी है। और इसी आपाधापी में वहां पर जो एक महिला जो हवलदार थी, कुंती देवी, वो वहां से जब हटने लगी, जब पत्थर से वो बचने की कोशिश कर रही थी, इस बीच एक ट्रक के नीचे आकर के उनकी मौत हो गई है। विभा, ये जो पूरा मामला है, ग्रामीण काफी आक्रोशित है, किसी की बात भी समझने की इस वक्त राघिव क्या स्थिति है? क्या अभी कोई टीम जो है वो इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रही है, इन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है? जी, इस घटना के बाद जो है सभी जो है जो जाम लगाए हुए लोग थे और आक्रोशित लोग हैं वहां से फरार हैं। और घटना स्थल पर पुलिस के वरीय पदाधिकारी पहुंच करके जो ग्रामीण हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, ताकि मतलब इस मामले का हल निकाला जाए और मतलब जो लोग आक्रोशित हैं उन पर कार्रवाई हो सके। लोगों का आरोप क्या है? लोग क्या चाहते हैं? आखिर ये नाराजगी इस तरह से क्यों? विभा, चूंकि ये जो इलाका है, उस इलाके में जो देसी शराब जो है उसको घर में बनाया जाता था। इसकी सूचना पर जब पुलिस वहां पहुंचती है तो एक व्यक्ति वीरेंद्र मांझी, जिनकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल बताई जा रही है, उनको गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें दाऊदनगर भेज दिया जाता है। ये 4 दिन पुराना मामला है। इनका कहना है कि पुलिसकर्मियों की पिटाई से वो घायल हो गए थे और उनका समुचित इलाज नहीं कराया गया जेल में, जिसको लेकर के उनकी मौत हुई है। और इस बात को लेकर के वो आक्रोशित थे। बहुत बहुत शुक्रिया राघिव इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। तस्वीरें आक्रोश की तस्वीरें हैं, लेकिन कहीं से जायज इसे नहीं माना जा सकता है। लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। नाराजगी जाहिर करना, अपनी बातों को रखना, यहाँ तक सब कुछ जायज था। लेकिन जब टीम यहाँ पर पहुंची तो लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है और इसी दौरान देखिए आपाधापी में एक महिला कांस्टेबल जो है उनकी जान चली गई। खबर भोजपुर के बड़हरा से, जहां एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स खुलेआम देसी महुआ शराब की बिक्री कर रहा है। ये शख्स जिसके हाथों में आपको शराब नजर आ रही होगी, ये देसी महुआ शराब की बिक्री कर रहा है।
सड़क के किनारे खुलेआम ये सब कुछ हो रहा है। शराब बेचते हुए ये वीडियो बड़हरा प्रखंड के सिन्हा ओपी क्षेत्र के गजियापुर स्टैंड के पास का बताया जाता है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स शराब खरीदता हुआ भी दिख रहा है। वहीं आसपास कई लोग चहलकदमी भी कर रहे हैं। लोगों की जानकारी में ही ये सब कुछ, जब यहाँ खुलेआम इसे बेचा जा रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि स्थानीय पुलिस नहीं कर रही। न्यूज़ 18 भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। समस्तीपुर नाव हादसे में अपडेट इस वक्त सामने आता हुआ, जिसमें लापता 7 में से 6 लोगों के शव को बरामद कर लिया गया है। दर्दनाक हादसा जिसमें 7 लोग जो हैं वो लापता हो गए थे। 6 लोगों के शव की बरामदगी कर ली गई है। एक शख्स की तलाश अब भी की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम बागमती नदी में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाती हुई सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मृतकों के आश्रितों के लिए मुआवजे का ऐलान हालांकि किया गया है, जिनमें आश्रितों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। समस्तीपुर नाव हादसे पर विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही वाटरवेज बांध को लेकर के भी जो कोशिश इससे पहले हो जानी चाहिए थी वो अब शुरू की जाएगी। नामापुर तक सड़क को ऊंची किया जाएगा और पुल का निर्माण भी कराया जाएगा। नामापुर में जो नाव हादसा हुआ है उस पर मैं गहरी दुख व्यक्त करता हूं। और चूंकि वहां के आम जनता की पुल की मांग थी तो पुल स्वीकृत हो चुकी थी। कोरोना काल था जिसके कारण विलम्ब हुआ। बाढ़ के बाद हम पुल का भी शिलान्यास करेंगे, कार्यक्रम होगा और बांध से लेकर के नामापुर को ऊंचा करके शांति नदी पर भी पुल बनवा करके उसको जोड़ेंगे, जिससे कि घटना जो बार बार होती है घटना से निजात पाएँ हम लोग। राजधानी पटना में लग्जरी और 4 पहिया वाहनों को चुराने वाला एक ऐसा बड़ा गैंग पकड़ा गया जो चोरी की गाड़ियों को सेल के माध्यम से बेचा करता था। गिरोह ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए पूरा इंतजाम कर रखा था। चोरी की इन गाड़ियों को गैराज में लाकर पहले उसकी बॉडी चेंज कर दी जाती थी और फिर उससे मार्केट में दोबारा बेचने के लिए उतार दिया जाता था। हैरानी की बात यह है कि गैरेज से थाने की दूरी महज आधा किलोमीटर है, लेकिन इसकी भनक लगने में पुलिस को महीनों लग गए। कैसे हुआ गैंग का भंडाफोड़, बता रहे न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना में चोरी की गाड़ियों का बड़ा कारोबार फल फूल रहा था और राजीव नगर थाने की पुलिस ने इस पूरे मामले का उद्भेदन किया है। और कोई 1-2 गाड़ियां नहीं, यहां पर 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों को चोरी कर इस गैराज में लाया गया था। और देखिए यहां पर इन गाड़ियों को कैमरे की नजर से 1, 2, 3, इसके अलावा यहाँ पर और गाड़ियाँ हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर इधर भी कई गाड़ियाँ हैं। आप तस्वीरों में देखिए, अगर देख पाएंगे तो 10, 11, 12, 13, 14, यानी 14 गाड़ियाँ जो हैं वो चोरी की गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर इस गैराज में लाई जाती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव नगर थाने की दूरी भी यहाँ से बहुत बमुश्किल आधा किलोमीटर है और यहाँ पर चोरी की गाड़ियों का इंजन उतारा जाता था। देखिए किस तरह यहाँ चोरी की गाड़ियों का जो स्ट्रक्चर उसको काट के अलग किया गया है और इंजन को अलग किया गया है। और गुप्त सूचना मिली कि यहाँ पर चोरी की गाड़ियों को यहाँ पर यूज किया जाता है। उसके बाद पुलिस की टीम ने छापेमारी की और तब इसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो सका। फिलहाल पुलिस की छापेमारी के बाद जो यहाँ पर गैराज का मालिक और सभी जो कर्मचारी है वो यहाँ से फरार हो गए हैं और फिलहाल पुलिस टीम को यहाँ डिप्लॉय कर दिया गया है। और सब भाग गया है गैराज वाला, सब भाग गया, सब भाग गया, सब भाग गया। तो ये जो सारी गाड़ियाँ हैं ये चोरी की गाड़ियाँ हैं, सब सभी चोरी का है। इसको क्या करता था इसको यहाँ पर? सब पर इंजन काट कर बेचता था सेल लगाकर, सेल के नाम पर। सेल के नाम पे गाड़ियों को सेल के नाम पर बेच देता था। बड़ी कामयाबी तो है, लेकिन कई सवाल भी इससे खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पुलिस को काफी देर से भनक मिली, कई दिनों से यहाँ पर ये धंधा चल रहा था। अब देखना होगा जो लोग पकड़े जाते हैं वो पुलिस के सामने किस तरह का खुलासा करते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। में हुआ क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ पहले के विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से फायरिंग और पथराव भी हुआ, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। फिलहाल पुलिस ने 3 उग्रवादियों को हिरासत में लिया है। विवाद को लेकर और इस संबंध में हम लोग प्रशासन की तुरंत पहुँच गए, स्थिति को नियंत्रण पर लाया। अभी वैसा कोई स्थिति नहीं है, दोनों समाज के लोग आप लोग देख सकते हैं, दोनों लोग साथ बात कर रहे हैं, इन लोग मामलों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी जो उपद्रवी हैं उन लोग पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन लोगों को प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उन लोगों को हम लोग अरेस्ट करेंगे। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की खबर को खारिज किया है और 2 लोगों को जख्मी होने की बात कही है। एहतियात के तौर पर मोहल्ले में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। राजधानी पटना में चल रहे फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। टेलीफोन एक्सचेंज में एटीएस की रेड में 2 भाइयों अनिल चौरसिया और सुनील चौरसिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन दोनों भाइयों ने पूछताछ में जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। गिरफ्त में आए दोनों भाई बस एक मोहरा है। इस फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का मास्टरमाइंड सबीउल्ला अब तक फरार है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले सबीउल्ला की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये बात आई है कि ये लोग इसी तरीके का एक फर्जी एक्सचेंज दूसरे देशों में भी रखते हैं और ये इस देश से उस देश जब कॉल करते हैं तो इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये अपने देश के ही नंबर पे कॉल करते हैं। बताया जा रहा है कि इस फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज से मिडिल ईस्ट के देशों में ईरान, इराक, सऊदी अरब और पाकिस्तान से फोन आते थे। ज्यादातर कॉल सिवान, छपरा, गोपालगंज जिले के लिए आते थे। यह है पटना का हनुमान मंदिर, जहां कोरोना काल से पहले हर रोज हजारों लोग दर्शन के लिए पहुंचते थे, लेकिन इन दिनों एक विवाद की वजह से चर्चा में है। पटना का हनुमान मंदिर और अयोध्या का हनुमान गढ़ी आमने सामने हैं। हनुमान गढ़ी ने पटना के हनुमान मंदिर पर स्वामित्व का दावा किया है, जिससे पटना के हनुमान मंदिर के आचार्य किशोर कुणाल बेहद नाराज हैं। किशोर कुणाल ने आरोप लगाया है कि हनुमान गढ़ी की नजरें पटना के हनुमान मंदिर के राजस्व पर है, लेकिन पटना का हनुमान मंदिर ऐसे किसी प्रपंच को सफल नहीं होने देगा। तो हनुमान गढ़ी के नए महंत गद्दी नसीन जी आए हैं, उनको लगा कि महावीर मंदिर के पास कितना पैसा है, यदि हम दावा कर दें तो बैठे बैठे करोड़ रुपए मिलेंगे। आचार्य किशोर कुणाल ने साफ कर दिया है कि जरूरत पड़े तो हनुमान मंदिर सुप्रीम कोर्ट तक का रुख करेगा। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। गुरु पूर्णिमा के दिन आज पटना के वेद विद्यालय में खास तरीके से गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है। सुबह से ही वेद मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ के लिए ये दिन खास होता है और ये खास क्यों है, बता रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। गुरु से आशीर्वाद लेने का दिन कहा जाता है कि आज ही के दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, तब से लेकर अब तक गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है। राजधानी पटना के वेद विद्यालय में भी साक्षात जो गुरु शिष्य की परंपरा है उसकी तस्वीर देखने को बनती है। तो आज वेद विद्यालय में देख सकते हैं सुबह सुबह ही जो यहाँ के छात्र हैं वो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। गुरु से आशीर्वाद लेने के बाद जो वेद विद्या है उसका पाठ कर रहे हैं। हालांकि कोरोना काल है, छात्रों की संख्या काफी कम है, लेकिन यहाँ पर जो परंपरा चलती आ रही है वर्षों से उसकी वानगी आपको हम दिखा रहे हैं और कुछ शिष्य हैं, पहले उनसे बात करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, कैसे मना रहे हैं? आज गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन जितने भी गुरु हैं सबकी पूजा होती है, उसका ध्यान गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और सब लोग इस मंत्र को एक साथ पढ़ के बताओ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो मयं दिव्यं सर्वत्र परमं शिवं प्रणमामि सदा
शिवाय। बिल्कुल, तो आपके साथ सभी गुरु हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है? जी, सभी का आशीर्वाद लेकर प्रणाम करें। और कुछ और शिष्य हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है आज ये जो परंपरा है आप लोगों की तरफ से कोशिश की गई है कि इसको जिंदा रखें? जी, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें भी अवसर मिला है गुरु जी के सानिध्य में रह करके पढ़ने का, और जो वेद शिष्य परंपरा है उसको परंपरागत हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और हम लोग यहाँ के छात्र हैं, गुरु जी हमारे समक्ष हैं। आज हम लोग इनको पूजन करके, ऐसे तो डेली हम लोग पूजन करते हैं, लेकिन आज विशेष रूप से जो है गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम लोग गुरु जी का आशीर्वाद प्रदान किए हैं। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम यशवंत तिवारी को। गुरु जी ये बताइए कि ये जो परंपरा चलती आ रही है और इसे सदियों से निभाया जा रहा है हर जगह, लेकिन जो वेद विद्यालय यहाँ पर इसके खास तरीके होते हैं, क्या है पूजा के साथ साथ जो विधि विधान है क्या है? पहले तो हम लोग को जानना चाहिए कि जो हम लोग को गुरु शिष्य परंपरा जो है सदियों से चलती आ रही है, और विशेषकर इसमें आज का दिन जो है गुरु और शिष्य का विशेष दिन होता है। इसमें जितने भी शिष्य लोग होते हैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और हम लोग भी जितने हमारे शिष्य हैं सब लोग को हम लोग आशीर्वाद देते हैं कि हमारे जो भी शिष्य हैं आगे बढ़े और आगे अपना नाम ऊंचा करे, विद्यालय का नाम ऊंचा करे। क्या नाम? अक्षय तिवारी। गुरु का नाम सुनकर, चाहे गुरु द्रोणाचार्य की बात करें, महर्षि वेद व्यास की बात करें, आज के दिन तो खासकर महर्षि वेद व्यास की, आप लोग किस तरह से बच्चों को भी शिक्षा दे पा रहे हैं? खासकर आज के दिन कितना गर्व होता है इस परंपरा को? यह जो है गुरु शिष्य परंपरा बहुत गर्व का विषय है, और हम लोग हर छोटे छोटे विद्यार्थी लोग को जो अध्ययन करवाते हैं, वेद की शिक्षा देते हैं, और गुरु परंपरा का जो आगे बढ़ाने के लिए लोग आशीर्वाद देते हैं। ये जो है गुरु परंपरा पर विशेष मंत्र के साथ हम चाहेंगे जो वेद मंत्र है उसके साथ आशीर्वाद दें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां बुधयस्तवः। क्या नाम हुआ? अजीत कुमार तिवारी। तो गुरु शिष्य दोनों साथ हैं और देख सकते हैं जो पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। सुबह सुबह जो शिष्य हैं यहाँ पर उठकर गुरु का आशीर्वाद लेते हैं और ये परंपरा वर्षों से चलती आ रही है। उसके बाद पूजा पाठ किया जाता है, गंगा स्नान भी करने के बाद पूजा की जाती है। यानी आज के दिन कहा जाता है कि गंगा स्नान करने से भी जो मनवांछित है उसकी फल की प्राप्ति होती है। तो निश्चित रूप से आज महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था और उसके बाद जो परंपरा है वो चलती आ रही है। खासकर जो वेद विद्यालय है उसमें ये परंपरा को जिंदा रखने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना संक्रमण से जच्चा और बच्चा दोनों को बचाने के लिए जबलपुर में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान का मकसद गर्भवती महिलाओं को बिना किसी परेशानी के टीका लगाना है। जबलपुर जिला प्रशासन ने 31 जुलाई से पहले 50,000 गर्भवती महिलाओं को टीका देने का लक्ष्य रखा है। गर्भवती महिलाओं को कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत जबलपुर में शुक्रवार से गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण शुरू कर दिया गया। जबलपुर जिला प्रशासन ने इस सिलसिले में शहर के 3 शासकीय अस्पतालों और ग्रामीण इलाकों के 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर खास तौर पर पिंक बूथ बनाए हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं बिना लंबी कतार में लगे आसानी से टीका ले रही हैं। सरकार ने जो सोचा है गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन की जो गाइडलाइन दी है वो बहुत ही अच्छी है। पिंक बूथ पर तैनात मेडिकल टीम इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रख रही है कि गर्भवती महिलाओं को टीके के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर इंतजार न करना पड़े। इसके लिए स्वास्थ्य केंद्रों में उनके ऑनलाइन और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी विशेष व्यवस्था की गई है। शुक्रवार से शुरू किए गए इस स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत 31 जुलाई से पहले जिले में 50,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। भ्रांति दूर है महिलाओं को लगाने से, वैक्सीन लगाने से। तो जो बीमारी फैल रही है उसको रोकने के लिए लगाया गया।
जी जी सुरक्षित है, पूर्ण सुरक्षित, बच्चे और माँ के लिए सुरक्षित है। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन के बाद भी किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए भी खास व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने उनके स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए सुमन हेल्प डेस्क बनाया है, जो टीका लेने के 20 दिनों बाद तक गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर अपनी नजर बनाए रखेगी। जाहिर है, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय का मकसद देश के हर नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाने की है और इस एक कदम से देश का वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी सुरक्षित हो रहा है। जबलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त होंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। संख्या है 7977773753। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।